हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के यूपी पीएससी के लिए जो पेट के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना बेटा 21, ये हमारा क्वेश्चन का जो कोड है, ये बुकलेट नंबर और ये सीरीज ये है। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पेट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन होंगे, जो 2025 में आने वाले संभावना हो सकते हैं। फिर PY के हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? देखिए यहाँ पे आपको दिया ए और बी करके। तो सबसे पहले कालाक्रम की बात करेंगे तो इल्तुतमिश आया था, और उसके बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी था, और उसके बाद वहाँ पर शेरशाह सूरी, और लास्ट में वहाँ पे क्या आया था? अकबर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा यहाँ पे बी वाला आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का बी यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? यानी कि तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। यहाँ पे शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो गया? ई करेक्ट हो गया। अब इसके बाद थर्ड देखें, यहाँ पे दिया हुआ बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता संबंधित है, तो यहाँ पे राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। तो यहाँ पे चरक संहिता ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे संबंधित है, यानी कि हमारा हो जाएगा चिकित्सा। तो चिकित्सा के रिलेटेड में, चिकित्सा के संबंध में हमारा चरक संहिता आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेंगे। 4 के बाद देखिए 5 में दिया, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शंख संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत और AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सही नहीं है? तो हमारा ए वाला भी सही है, कलिंग युद्ध हमारा बी वाला भी सही है, संघ समझ की शुरुआत हमारा सी वाला भी सही है। तो हमारा डी वाला ही गलत हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें नहीं दिया यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा डी। हम लोग डी के साथ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यानी कि हमें ग्रांड ओल्ड के मैन के नाम से जाना है दादा भाई नौरोजी, जो कि हम लोग इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, जो कि तो हिंदी देखो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इंग्लिश वर्ड भी में जानना जरूरी, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? तो हमारा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 8 की तरफ बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न का मिलान करना में। तो निम्न का मिलान करना है, यहाँ पे दिया ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राम मोहन राय और सत्यशोधक श्रीधर नायडू। तो इसका ऑप्शन की बात कर लेंगे। एक बार हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएंगे। देखिए हमारा ऑप्शन में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो हम लोग यहीं पे मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रह्म समाज हमारा किसने दिया था? तो ब्रह्म समाज हमें दिए थे यहाँ पे राम मोहन राय ने, मतलब 1 का 3rd से मिल गया। और इसके बाद यहाँ पे रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन जी ने किसने दिया था? ये दिए थे
स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे, तो फर्स्ट मिल गया। और आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य मतलब दया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दयानंद सरस्वती। और इसके बाद यहाँ सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज ये किसने दिया था? ज्योतिबा फुले ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर हमारा 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। सुभाष चंद्र बोस ने, यानी जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू को नहीं, पट्टभी सीतारामैया को नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उसमें उस पद का भार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा चिनाब नदी पे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेंगे। बसंत विश्वत होता है, तो बसंत विश्वत जो होता है ना वो मार्च में होता है, तो 21 मार्च को हम लोग मना लेंगे बसंत विश्वत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे खेतड़ी परियोजना की बात करेंगे, जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो खेतड़ी परियोजना वहाँ पे तांबा के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हमारा कहाँ पे? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम। तो हमारा असम में हो जाएगा, स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र का नदियां हैं? यहाँ पे देखिए दिया आपको, निम्न में से कौन सी हिमालय नदी की नदीय तंत्र है? फर्स्ट कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। यहाँ पे कौन कौन नदी तंत्र की नदियां हैं? यहाँ पे गंगा है और इसके बाद ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है सहकारों द्वारा ली जाने वाले ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज बैंक दर, रिवर्स रेपो बैंक रेट मीन्स, ठीक है। यानी कि बैंक से केंद्रीय बैंक से क्या होगा? अलग अलग बैंक पैसा लेगा वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यदि आरबीआर नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो साख सर्जन पर असर यानी कि अगर हम यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा साख सर्जन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यहाँ पे देखो दिया पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए पूंजीवादी। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेंगे कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का जो नोट होता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त सचिव द्वारा। यहाँ पे 100 रुपये का नोट जो आरबीआई के गवर्नर द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षरित होता है,
यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेंगे। तो फेम यानी कि फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फेमा का जो पूर्ण रूप होता है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे शामिल है? तो यहाँ पे 21 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पे है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत? राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। राजनीति निधि निदेशक तत्व, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे सी की तरफ जाएंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग 23 पे चलते हैं। तो 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिससे हमारा संबंधित है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं 30। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 21A। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव। तो उन्होंने किसने रखा था यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। हम लोग यहाँ पे ए के साथ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्त, अब अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो यहाँ पे किसके अल्पसंख्यकों के हित निहित है? यहाँ पे यहाँ देखिए अनुच्छेद 21 में निहित है, अनुच्छेद 24 में, 24 में, अनुच्छेद 29 में। तो 25 यानी 25 में हो जाएगा हमारा या अनुच्छेद 29, मतलब अनुच्छेद 29, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। और इसके बाद ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 27, प्रकाश वर्ष किस मापन की इकाई है? जो प्रकाश वर्ष होता है वो किस मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सी के साथ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर 28 में दिया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा बेकिंग सोडा हो गया ना। ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसका फार्मूला होता है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में आ जाएंगे। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो देखिए 18 सोने, तो 18 कैरेट होता है, तो ये हमारा 18 यहाँ पे हमने लिख दिया। और टोटल जो कैरेट होता है वो होता है 24। और शुद्धता की बात करें तो 100% होगी हमारी। और यहाँ पे हो गया 6 से काट देंगे 6 3 18, और 6 से काट देंगे 6 चौके 24। अब 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 25, और 25 से 3 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 75। कितना परसेंट हो गया? 75। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 29 का बी के साथ हम लोग जाएंगे। संतरे में बहुतायत में होता है। तो संतरे में बहुतायत में क्या होगा? खट्टा लगता है संतरा खाने में, जिससे मिलेगा हमें विटामिन सी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन।
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हमें यहाँ पे दिया हुआ है करा कि यहाँ पे अंडर रूट में और यहाँ क्वेश्चन मार्क 196 और 72। चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया यक्स और ये हो गया अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में सर, और ये हमारा हो गया 196 और ये हो गया हमारा 72। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा क्या? यहाँ पे अगर हम दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 72 दिया वहाँ पे, तो पहले हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। देखिए 8 9 72 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा, कट गया। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे हम लोग, तो 9 का हो जाएगा यहाँ पे 81 हो जाएगा और 8 7 का हो जाएगा यहाँ पे 49 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 196 की जरा हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 196 का अगर हमने यहाँ पे गुणा कर लिया तो ये 96 जो होता है ना 14 और 14 का मल्टीप्लाई होता है, तो 7 से 2 कट जाएगा, फिर 7 से फिर 2 कट जाएगा, 2 आ गया, 2 दूना के 4 और 4 से हम 4 एक कम 4 4 8 32, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 324। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है। यहाँ पे देखो 885 885 885 115 115 115, और यहाँ पे देखो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा कि अगर हमें ए क्यू है और प्लस हमें यहाँ पे बी क्यू है और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला आएगा ये दोनों कट जाएगा, लास्ट में हमें क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी बचेगा और ये प्लस बी हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 885 और 115 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये देखो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 32 में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 33 देखो अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पे हम परमेयीकरण अगर कर देंगे यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 हो जाएगा अंडर रूट 5 का, और 3 का करेंगे अंडर रूट 3 का तो 3 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 3। अब यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ माइनस है 2 गुणे ए गुणे बी, तो 2 गुणे ये हो जाएगा 5 यहीं 15 हो गया, और नीचे कितना था? नीचे था हमारा 2, 5 3 8। ठीक है, अब 8 में 2 का भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 4 अंडर में 15, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 33 का बी के साथ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे 33 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर देखिए 34, यानी कि टीवी सेट जो 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रतिशत पड़ेगा? तो 16% घट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र 20 में शामिल कर दे तो औसत उम्र 20% बढ़ जाए तो कोच की उम्र क्या हो जाएगी? तो कोच की उम्र 37 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अब 35 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 36, ये हिंदी से रिलेटेड है। एकल का विलोम शब्द है, तो एकल मतलब एक होता है और इसका बहुत मतलब बहुल हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। अब देखो दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दर्प का पर्यायवाची जो होता है ना अहंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 38, मरने को हरने वाला बे के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोहर, यानी मरने को हरने वाला, तो मनोहर, सॉरी मरने नहीं, मन को हरने वाला, सॉरी मन को हरने वाला मनोहर हो गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना महत्वाकांक्षा, यहाँ पे महत्वाकांक्षा सही रहेगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा। चलिए इसके बाद इंग्लिश के रीडिंग द पैसेज है हमारा। नेहरू वाज द मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक एज मच as he enjoyed fighting political and social evils. Are the restraints and tyranny in him, the scientist and the humanist were held in perfect balance while he kept looking at school problem from a scientific standpoint. He never forget that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for the mankind. इधर कुछ भी दिया नहीं। अब हमें क्वेश्चन आंसर करना है यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग शुरू करते हैं। हमने रीड कर लिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 41 है। तो 41 में क्या कर रहा है कि ए मेनी शेडेड पर्सनालिटी मीन, तो मेनी शेडेड जो पर्सनालिटी होगा वहाँ पे ये होगा ए पर्सन हैवी वेरिड इंटरेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पंडित नेहरू इंजॉयड, पंडित नेहरू किस चीज़ में इंजॉयड कर रहे हैं, डूइंग ऑल दिस मच मोर, मतलब हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे, जो हम लोग अभी यहाँ पे पैसेज को रीड किए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंडित नेहरू जो थे ना, पॉइंट ऑफ व्यू साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 की बात कर लेंगे। यहाँ पे गिव साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस। तो फेमस का जो होगा ना, फेमस साइनोनिम पूछा यहाँ पे, तो पॉपुलर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और डी 45 का रहा गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ओपेक। तो 45 हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 46। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब जैसे दिए ना पक्षी विज्ञान का पक्षी हो गया, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नृविज्ञान का हो जाएगा, नृविज्ञान मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का हो जाएगा यहाँ पे मानव, मैन काइंड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक। अब 40 के बाद हम लोग यहाँ पे 47 की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो 47 का, जैसे दही मक्खन पनीर ये सब दूध से ही बने होते हैं, तेल हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखें। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को OQPC वे EHPMT, मतलब P के बाद यहाँ पे देखिए, P के बाद QRS, P के बाद Q और R के बाद भी यहाँ पे Q हो गया, और O के बाद यहाँ पे हो गया MNOP।
और डी के बाद सी, मतलब पहला अक्षर आगे की जा रहा है, दूसरा अक्षर पहला अक्षर में हम +1 करें, दूसरा में -1 करें, ये पैटर्न हमारा रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ओरिएंटल किस प्रकार लिखा जाए, तो पहला ओ के बाद जाएगा ओ के बाद जाएगा पी, आर, तो आर से पहले क्या था पी क्यू, तो पी क्यू हो गया, देखो पी क्यू हो गया हमारा। फिर तीसरे में जी आ गया, डी आ गया, ओ आ गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो छठवां नंबर हमारा एक बढ़ रहा है। तो देखिए छठवां नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टी के बाद हो जाएगा यू। चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग जाएंगे। सॉरी एक गलत आ रहा क्या, EQRST, यहाँ पे P के बाद हो गया Q, गलत क्यों हो रहा है हमारा, और यहाँ पे T के बाद होता है हमारा U, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे 49। तरह रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो रीता जो है ना, ऐसा करा कि रीता की इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, उनकी माँ के पुत्र का, तो मैं रीता किस पर, तो बुआ कहलाएगी रीता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या, 25 अगस्त को हमारा अगर क्या है महीने में सोमवार गुरुवार है, तो सोमवार की संख्या, तो सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 50 की हमारी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो दिया, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो क्रियान्वयन की बात कर लेंगे तो ये हमारा पटना में नहीं हुआ लाइट हाउस, बाकी हर जगह हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, डी। और इसके बाद यहाँ पे देखो, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो ये सबसे मजबूत ब्रांड हमारा रिलायंस जियो है। ठीक है, तो अब 52 का हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 52 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेंगे। तो कह रहा बोल्ड यानी कि बाम्बो वेस्ट ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे राजस्थान में शुरू की गई, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो पहला देश हमारा कौन सा है, घाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 54 का। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55। तो कह रहा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो अंतरिक्ष यात्री जो हमारा ना शिरीषा बांदला है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में यहाँ पे जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शिरीषा बांदला, यानी 55 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसका नाम है सुमित मलिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57। तो भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो लागू की गई है वो हमारा कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। अब 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेंगे। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS शुरू किया गया है, तो UDIS जो शुरू किया गया वो शिक्षा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे 58 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए। अब हम लोग 59 की तरफ बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है ना, वो विराट कोहली को किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेंगे फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, सी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो कितने करते हैं ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो गया 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब 62 की बात कर लेंगे। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो ये सैन जोस की है। निम्न से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी, सैन जोस। अब 62 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग यहाँ पे 63 में आ जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो आधिकारिक भाषा उन सबकी क्या है, मलयालम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 552। जबकि 540 से 12 राष्ट्रपति अगर कर सकते हैं तो टोटल हो सकती है 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस देखिए 65 में दिया हुआ हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए। और क्वेश्चन नंबर 66 में इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है, बाकी सार्क में नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, डी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमारा 67 के बाद 66 के बाद 68 क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा स्थित है। तो औरंगाबाद में, यानी कि अजंता एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद पड़ता है, वहाँ पे ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो 68 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी मतलब केरल में। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब 68 के बाद देखो 69, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है यहाँ पे, तो वो हमारा होता है बुध। ठीक है। तो सबसे नजदीक हमारा कौन सा है, बुध है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक हमें यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया, करा धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती, घृणा से घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की वृद्धि होती है। अतः यह सुनिश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि पूर्ण शांति और सुख रहा तो उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना होगी। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 आ गया।
तो 71 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो वही बताइए, विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए, उत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर को भी कोमल बनाने के लिए। तो मानव जाति के विकास के लिए हमें सही रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात कर लेंगे हम लोग 72। तो 72 में रहेगा विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो सबसे आवश्यक है हमारा अहिंसा और प्रेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो ये अहिंसा के द्वारा, अहिंसा सी हो गया ऑप्शन करेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो प्रमुख तत्व है ना शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, डी। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 75। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो बिल्कुल है उपयुक्त पर्याय। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, बी 75 का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 से 80 तक फिर हमें एक गद्यांश पढ़ने के लिए मिलेगा कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सा और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया और विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीर वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, पर प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका। अब वह ऋतु ऋताओं के प्रकोप से भयाक्रांत संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने इसे अवलोकित किया है और उष्ण और शीतलता दी है। बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसार विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिले। विज्ञान की यह देन स्तुति है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्य में सुनियोजित करे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 सॉल्व करते हैं। 76 76। तो 76 में क्या दिया है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हो सकता है, तो मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है नहीं, ये तो गलत हो गया। प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि है, ये हमारा सही रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम 77 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 77 वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो मुक्ति मिली है संतुलन अनुचिंतन से नहीं, पुराने शिष्ट औपचारिकताओं से नहीं, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से। ये सही रहेगा कि इससे उसको मुक्ति मिली है, ऑप्शन नंबर सी। और विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण है।
यातायात, संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधु की भावना का विकास। यहाँ पे हमारा यातायात और संचार साधनों का विकास हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? ए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ए के साथ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 78 का ए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 79 मतलब 69, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेरित है, अभिप्रेत है हस्तामलक। इसमें हस्तामलक शब्द आया था, तो यहाँ पे अस्पष्ट नहीं, ये गलत हो गया। पास में रख रख आंवले की तरह नहीं, हाथी के लिए आंवले की तरह नहीं, अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 80 में दिया वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो पदबंध से हमारा आशय क्या है यहाँ पे कि परंपरागत चिंतन नहीं, भावनात्मक चिंतन नहीं, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन नहीं, स्वास्थ्य एवं संतुलन चिंतन, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये टी का हमारा डी करेक्ट हो गया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ लेते हैं। तो देखो 81 में हमें ग्राफ द्वारा दिया, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया। चलिए हमारा अनुपात दर्शाया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.65%, 0.8%, ये छात्र हो गए, यहाँ पे ये छात्र हो गए और ये अनुपात आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो कितने छात्र ऐसा किए हैं, तो देखिए यहाँ पे भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, भूगोल और इतिहास यहाँ पे लाइनिंग बना के दिया होगा ना आपको। पैराग्राफ में 7 छात्रों इतिहास और भूगोल अंकों का अनुपात है, तो अनुपात दिया हुआ यहाँ पे, 1 मिनट, कहाँ चले जा रहे भाई मेरे, ओके लाइन देखिए दिया हुआ यहाँ पे, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे कितने ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा अंक अर्जित किए बच्चे, सबसे बड़ी लाइन कौन सी दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है। अब किसके सीट में दिख रही है, 3, तो 3 छात्रों में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, या निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो किसको किसको कम अंक मिले, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास डाटा था, किसको किसको कम मिले, जो छोटी छोटी लाइनें मिलेगी, 1 2 और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 2 के बाद 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं 83। तो 83 में दिया कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 4, तो 3 दिया और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, बढ़त है कितना बढ़, लेकिन हमारे पास उतना डाटा है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उतना आंकड़ा अपर्याप्त है, तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, मतलब डी के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पे 83 का डी। और 84 में दिया इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात, तो अधिकतम अनुपात 1 दशमलव, सॉरी
ये इसका कहाँ है मुझे ज़्यादा 1.5 है, 0.65 है। अधिकतम और न्यूनतम अनुपात जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1.20। ये हमारा ऑप्शन नंबर 84 का डी हो जाएगा। अब कैसे आएगा इसका सोल्यूशन बाद में कर लेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग को एग्ज़ाम देना है, तो बस हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। 85 देखिए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं? तो 48, 68, 75। तो यहाँ पर देखिए भूगोल 4, छात्र 4 को 4 हो गया, कितना मिले यहाँ पे? 60 अंक मिले। यहाँ पे देखिए हमें 60 अंक मिल गए यहाँ पे। तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं? तो इतिहास में हो गए यहाँ पे 1.25, 1.2। यहाँ पे देखिए 1.2 था, मैच कर लेंगे हम लोग। तो ये आएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 85 का आ जाएगा 75। तो यहाँ पर सी हो गया करेक्ट ऑप्शन हमारा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक। इसमें भी ग्राफ का अध्ययन करना है। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था सबसे ज़्यादा उच्चतम वृद्धि का वर्ष कच्चे उत्पादन में, तो 2016-17 में। जो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि था हमारा 2016 और 17 में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नहीं 2016-17, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 86 के बाद यहाँ पे 87। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे उत्पादन ऊन का उत्पादन बढ़ गया। तो बढ़ गया यहाँ पे कितना हो जाएगा? 87। ठीक, ये हल करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 22.2, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। ये था हमारा ठीक, तो ये था हमारा यहाँ पे 62.5 मिलियन टन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? करेक्ट बी हो गया। अब 89 देखिए, 89 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घट किस वर्ष रही है? तो घट किस वर्ष रही है यहाँ पे पहले देख रहे थे हम लोग। घट रही है हमारी। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया है, ये हमें दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2018-19, ये वाला सही रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो ये हमारा उत्पादन का था, हल करने पे कितना आया था हमारा? 3/4। तो हमारा कितना प्रोडक्शन था? 3/4, मतलब डी। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। तो दी गई तालिका के आधार पर 91 पाँच सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। चलिए, तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष कितना अधिकतम वृद्धि करेगा? तो इसका सोल्यूशन हमारा रहेगा ए 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब 92 देखो, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग हमारा ये सॉल्व करने पाया 19.05%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब 92 और 93 देखिए,
किसी सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका भी सॉल्व करने में कितना आया था, ये आया था हमारा उच्चतम वृद्धि दर्शाया था। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे सी, मतलब ये डी। इसमें सी जो लिखा रहेगा ना, ऑप्शन तो हमारा डी करेक्ट होगा, इसमें सी हमारा ये आंसर होगा। तो 93 के बाद देखिए 94 में आ जाएगा हमारा निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो 94 का यहाँ पे आ जाएगा 2019 में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। 94 का 95 देखिए, 95 कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसे सॉल्व करने पर 90 इनमें से कोई नहीं, ये हमारा हो ही नहीं सकता, तो हम डी के साथ जाएंगे, यहाँ पे हमारा डी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 96 से 100 तक जो इक्वेशन है ये दिया हमें शेयर ब्रेकर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 96 से निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या के औसत महत्तम है। तो ये हमारा सितंबर में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगस्त महीने में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो लगभग हमारा 35.5% लगभग था हमारा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 जो दिया हुआ है यहाँ पे कि मई से सितंबर 1 तक एंजल में खुले खातों की संख्या जीरोदे में खुले खातों की संख्या का अनुपात है, एंजल और जीरोदो। तो 98 को सॉल्व किए थे हम लोग, तो 98 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1.04, ही सही रहेगा हमारा। 1.04 सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसको 9 दिया 19 किसी शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। तो महत्तम हमारा करेगा ट्रेड बुल में था हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 100 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहेंगे ना पेट के एग्जाम के लिए रहेंगे PYQ से। तो देखो ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो ये रहेगा हमारा 57.82%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको PP क्लासेस में देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।